नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी एकता की बातें चल रही हैं। मैंने खोज के निकाला है, विपक्ष में 6 फूफा हैं और 1 बुआ जो अपनी अपनी राष्ट्रीय भूमिका की तलाश में है। हालांकि दोनों नहीं बल्कि सातों कहें, सब जो है बातें कर रहे हैं साथ चलने की, लेकिन नीयत साथ चलने की नहीं है। नीयत अगर साथ चलने की हो तो सबसे पहले जो दरवाजे से जो चीज़ बाहर जाती है वो है ईगो, अहम। वो दरवाजे में उसको अंदर लेकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है, वो बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कुछ होगा नहीं। और केवल इतने तक होता तो शायद फिर भी कोई गुंजाइश बनती, कुछ लोग अलग निकल आते। लेकिन एक और समस्या है परस्पर अविश्वास की। हर फूफा को लग रहा है कि दूसरे फूफा जी जो हैं अपना खेल जो है रचाने में लगे हैं, अपनी गोट बिठाने में लगे हैं। इसलिए किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। तो एक को मनाओ तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे को मनाओ तो तीसरा नाराज़ हो जाता है। तो इन 6 फूफा और 1 बुआ की 7 लोगों की बात करते हैं आज। पहले नंबर पर फूफा नंबर 1 हैं शरद पवार। शरद पवार नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उन्होंने नाराज़गी अपने तक नहीं रखी, उन्होंने सब कुछ बाहर उगल दिया। सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी के अभियान पर, जो अडानी विरोधी अभियान था, उसमें पलीता लगा दिया। तो उसके बाद उन्होंने जो है जेपीसी की उनकी जो मांग थी उसके खिलाफ बोला। उसके बाद जितने स्टैंड, जितनी चीज़ों पर राहुल गांधी ने लिया, सबके खिलाफ बोला। और अब सबसे बड़ी बात उन्होंने कही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के खिलाफ। कहा केवल साथ चलने की इच्छा से साथ नहीं हो सकता, उसके लिए ठोस बातचीत करनी पड़ेगी। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसकी बात करनी होगी, कौन किस मुद्दे पर कहाँ खड़ा है इसकी बात करनी पड़ेगी, मुद्दों पर सहमति बनानी पड़ेगी। बात उनकी ठीक है, लेकिन ये नाराज़ होने के बाद क्यों बोल रहे हैं? ये जो बैठकें चल रही थी विपक्षी दलों की, विपक्षी नेताओं की, उस दौरान ये सब बातें क्यों नहीं हुई? और ये जो नीतीश कुमार न्योता लेकर जो है घूम रहे हैं, नेता के घर घूम रहे हैं विपक्षी एकता का न्योता देने के लिए, बात तो ठीक है, न्योता तो आप दे रहे हैं। सवाल ये है कि और उसके आगे क्या? शादी किसकी है? लड़का कौन है? लड़की कौन है? शादी की तारीख क्या है? और शादी कहाँ से होगी? कैसे होगी? दूल्हा कौन बनेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है, लेकिन मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये नेता मिलने को तैयार हो गए, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आप कल्पना कीजिए कि लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले, 1 साल से भी कम का समय रह गया, 1 साल पहले मान लीजिए, 1 साल पहले अगर कोई विपक्ष का नेता दूसरे नेता के पास जाए कि विपक्षी एकता होनी चाहिए, आप इससे सहमत हैं? असहमत है? कौन ऐसा नेता होगा कहेगा कि नहीं हम सहमत नहीं हैं? सभी कहेंगे। वही हो रहा है, जिसके यहाँ जा रहे हैं कि विपक्षी एकता होनी चाहिए, हम सब विपक्षी दल जो है एक हो जाए तो बीजेपी को हरा देंगे। सब कह रहे हैं हाँ वाह 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 वाह। तो अहोरूपम महाध्वनि का मामला चल रहा है। आपने किस्सा सुना है ऊँट और सियार का? जब सियार बोलता है तो प्रशंसा में ऊँट ने कहा आहा ध्वनि, क्या ध्वनि है, कितनी मीठी, कितनी सुरीली। और उसके बाद ऊँट को देखकर सियार ने कहा अहोरूपम, कि कैसा रूप है, कितने सुंदर हैं आप। तो उसी तरह की प्रशंसा चल रही है आपस में विपक्षी नेताओं के बीच में। नीतीश कुमार पहले दिल्ली आए थे, दिल्ली से फिर गए वो पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी से मिले, ममता बनर्जी से मिलकर अखिलेश यादव से मिलने आए। ममता बनर्जी वही हैं जो नोटबंदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने जब भाजपा का साथ दिया था, उस समय तक भाजपा के साथ नहीं आए थे, याद रखिएगा। उस समय वो महागठबंधन के साथ थे। 2016 की बात है, नवंबर 2016 की। तब पटना गई थी, विशेष रूप से पटना गई ममता बनर्जी, और वहाँ एक सभा में कहा कि नीतीश कुमार गद्दार हैं। अब जो है नीतीश कुमार को आपने देखा होगा, अगर फ़ोटो देखी हो तो किस तरह से नतमस्तक थे ममता बनर्जी के सामने। अच्छा, ममता बनर्जी क्या कहेंगी? नीतीश कुमार का बहुत बड़ा फार्मूला आ गया है, बड़ी चर्चा आजकल के जो है विपक्षी एकता का असली फार्मूला जो है नीतीश कुमार ने निकाल लिया। क्या कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा। अगर नीतीश कुमार ममता बनर्जी को
समझा लेते और उनसे ये बयान दिलवा देते कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा, हम कांग्रेस और सीपीएम के लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो उस विपक्षी एकता का कोई मतलब समझ में आता। ममता बनर्जी एक सुई के नोक के बराबर जो है जगह, राजनीतिक जगह देने को तैयार नहीं है सीपीएम और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो चाहती हैं कि बाहर समझौता हो जाए। तो इस तरह के समझौतों की बात चल रही है। तो पहले शरद पवार की बात मैंने की, फिर नीतीश कुमार की बात की। नीतीश कुमार जो है जिस तरह से घूम रहे हैं वो फूफा बने हुए हैं, लेकिन जो है वो नाराज़गी से अब बाहर निकले हैं। पहले सोनिया गांधी ठीक से मिली नहीं थी, तब से नाराज़ थे। अब उनको लग रहा है कि उनको भूमिका मिल गई, उनको काम मिल गया है, तो वो न्योता बांटने का काम जो है उनके जिम्मे हो गया है। सबके पास जा रहे हैं कि भाई एक होना चाहिए, सब कह रहे हैं हाँ भाई एक होना चाहिए, भाई एक कैंडिडेट होना चाहिए बीजेपी के सामने, सब कह रहे हैं हाँ एक कैंडिडेट होना चाहिए। करेगा कौन, कहाँ होगा एक कैंडिडेट? जहाँ जो मजबूत है क्या वहाँ जगह देने को तैयार है। अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कर्नाटक में हो रहा है, जेडीएस कांग्रेस एक हो गए होते अगर विपक्षी एकता की बात थी। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव है, तो केसीआर कितनी सीटें देंगे कांग्रेस पार्टी को? नीतीश कुमार के पास इसका कोई जवाब है क्या? और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नीतीश कुमार और आरजेडी को कितनी सीटें कांग्रेस देगी? इसका कोई जवाब है उनके पास? तो ये नीतीश कुमार बार बार जहाँ जाते हैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें एक वाक्य जरूर बोलते हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अरे भैया तो किसके लिए कर रहे हैं? बिहार में तो आप बेरोज़गार होने वाले हैं, बहुत जल्दी नौकरी जाने वाली है, तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हैं फिर, अगर अपने लिए नहीं कर रहे हैं? लेकिन नीतीश कुमार हैं वो, जो ललन सिंह ने एक बार बात कही थी ना, उनके पेट में दांत है और पता नहीं कितने और पॉइंट्स पर दांत है, बहुत दांत है। तो ललन सिंह कह रहे थे कि हम सर्जरी करके ऑपरेशन करके निकालेंगे, वो तो नहीं निकाल पाए। अब उनको अब साथ में है तो उनको पता होगा कि कहाँ कहाँ दांत है और कहाँ कहाँ किसको नुकसान पहुँचाता है। तो ये तो नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच की आपस की बात हो गई, निजी बात हो गई, तो इसको यहीं पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वहीं आता है कि आखिर इस विपक्षी एकता का ये जो आडंबर है, ये जो नाटक है, उसका अर्थ क्या है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि अपनी भूमिका तलाशना। ये आप पंगत में, अगर आप गांव में कभी गए हों, ग्रामीण जीवन में थोड़ा भी रहे हों और अर्धशहरी जीवन में भी रहे हों, तो पंगत में बैठकर अगर खाना खाया हो आपने, तो ये महसूस किया होगा, या आपने ज़रूर अनुभव किया होगा कि आपके बगल वाले को जब कुछ चाहिए होता है तो वो बुलाता है, जो खाना परोस रहा होता है उसको बुलाता है कि अरे भाई इनके पास ये सब्जी नहीं है या दाल नहीं है या किसी भी चीज़ के लिए कि ये नहीं है जो उसको चाहिए होता है। और जब बगल वाले के पास आएगा तो आप पूछेगा ही, तो इसलिए आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो दो फूफा की बात हो गई, एक बुआ की बात हो गई। बुआ 1 इंच ज़मीन देने को तैयार नहीं है अपने पश्चिम बंगाल में, लेकिन विपक्षी एकता चाहती है। अब तीसरे फूफा की बात करें, उनका हाल आजकल ज़्यादा बुरा है। उनका नाम है राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और स्वाभाविक रूप से उनको विपक्षी एकता का नेता होना चाहिए। लेकिन सारी समस्या यहीं आकर फंस जाती है कि विपक्ष में जितने नेता हैं उनमें से कोई भी उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही उनका नाम नेता की दौड़ से हटता है सब खुश हो जाते हैं, जैसे ही उनका नाम नेता की दौड़ में शामिल होता है सब दुखी हो जाते हैं। तो ये चल रहा है विपक्षी दलों में। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यानी लड़ पाएंगे कि नहीं, राहुल गांधी बाहर रहेंगे या जेल में रहेंगे, राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ अनिश्चित है। अब गुजरात हाई कोर्ट में उनको अपील के लिए जाना था, अभी तक उनके वकील गए नहीं हैं, तो इसका मतलब तो कुछ समझ में आता नहीं। उस समय तो जब सेशंस कोर्ट का फैसला आया था तब कहा गया था, उनके वकील ने कहा था कि अगले दिन ही हम जा रहे हैं। अगले ही दिन मतलब शुक्रवार के लिए कहा गया था, तब से दूसरा शुक्रवार भी बीत गया। तो कांग्रेस की इसको लेकर स्ट्रेटजी क्या है ये समझना ज़रा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही कि राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता कांटों से पूरी तरह से भरा हुआ है, उनके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल है। तो ये सबसे जो युवा फूफा हैं
उनकी स्थिति सबसे खराब है। अब चौथे फूफा की बात कीजिए, अरविंद केजरीवाल। ये ऐसे फूफा हैं जो हर समय नाराज़ रहते हैं और हर किसी से नाराज़ रहते हैं। ये अपने अलावा सबसे नाराज़ रहते हैं और अपने अलावा किसी को काबिल मानते नहीं। उनका मानना है कि उनसे ज़्यादा काबिल तो इस देश में कोई राजनेता है ही नहीं, उनसे ज़्यादा अच्छी पार्टी उनकी आम आदमी पार्टी के अलावा कोई है ही नहीं, उनसे अच्छा प्रशासक कोई है नहीं। तो देश अगर कोई चला सकता है तो अरविंद केजरीवाल। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही कि ये छोटी सी बात इन विपक्षी नेताओं को समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो आजकल प्रधानमंत्री के बाद रुके रहिए, कुछ दिन में वो विपक्षी नेताओं की भी डिग्री मांगेंगे कि भाई इनके पास डिग्री नहीं है, इसलिए ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जो है एक IITN, IRS, मुख्यमंत्री, और क्या चाहिए आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए? और कौन सी योग्यता चाहिए? राहुल गांधी की क्या योग्यता है? शरद पवार की क्या है? ममता बनर्जी की क्या है? तो ये सवाल उनके मन में उठता रहता है और वो कभी परोक्ष रूप से कभी प्रत्यक्ष रूप से ये बोलते रहते हैं। तो उनका दावा उनकी नज़र में सबसे मजबूत है। हालांकि ये अलग बात है कि 543 लोकसभा सीटों में एक भी सीट उनकी पार्टी के पास नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप देखिए कि किस तरह के सपने हैं, मतलब मुंगेरी लाल भी शर्मा जाए ऐसा सपना देखने में कि जो पार्टी पिछले 10 साल से 11 साल से बनी हुई है, जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, उसका एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन उसका नेता प्रधानमंत्री देश का बनना चाहता है। और सुबह शाम दोपहर जो है 24 घंटे जब तक जगा रहता है तब तक देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है। ये उसका फुल टाइम जॉब है। उसके पास दिल्ली सरकार में कोई विभाग नहीं है, वो किसी फाइल पर किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करता है। उसके पास फुल टाइम जॉब है प्रधानमंत्री को गाली देना। कितनी दे सकते हैं? रोज़ समय जो लगता है, जो गैप होता है, वो सोचने में कि अब नई गाली कौन सी दें। तो ये उनका सबसे बड़ा शगल है, जिससे बाकी लोग जो है जब प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है तब तो खुश होते हैं, लेकिन एक बात से डरे हुए होते हैं। उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि लोगों की नज़र में ये लगे कि यही चुनौती दे सकता है मोदी को, तो लोग उसकी तरफ खिंच जाएं। तो इसलिए बीच बीच में खिलाफ भी बोलते रहते हैं। तो ये तो हो गए चौथे फूफा। अब 5वें हैं KCR। अब KCR के क्या कहने, ऐसा कैरेक्टर जो है भारतीय राजनीति में तो दूसरा मिलना बड़ा मुश्किल है। वो एक समय मोदी के और भाजपा के बड़े करीबी थे, बड़े समर्थक थे। आजकल बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, पानी पी पी कर गाली देते हैं। अपना प्रदेश संभल नहीं रहा, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। कभी चौथा मोर्चा बनाते हैं, कभी 5वां मोर्चा बनाते हैं, कभी तीसरा मोर्चा बनाते हैं। वो भी एक समय हल्दी की गांठ लेकर घूम रहे थे, न्योता दे रहे थे राष्ट्रीय विकल्प बनाने का। आजकल शांत हैं। उनकी बेटी दिल्ली के शराब घोटाले में कब जेल चली जाएगी कुछ पता नहीं है। अपने प्रदेश में हालत ख़राब है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतना जोर मारती है कि उनको लगता है कि पार्टी का नाम राष्ट्रीय रख देंगे तो पार्टी राष्ट्रीय बन जाएगी और वो राष्ट्रीय विकल्प बन जाएंगे। तो ये फूफा जी जो हैं आजकल थोड़ा नाराज़ हैं। आजकल विपक्षी एकता की कोशिशों में शामिल नहीं हो रहे हैं, इन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार कब उनके यहाँ न्योता लेकर जाते हैं और उनका क्या जवाब होता है। छठे फूफा हैं MK स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की तो कोई इच्छा अभी उस तरह से खुले तौर पर जाहिर नहीं की है, लेकिन वो अपनी राष्ट्रीय भूमिका चाहते हैं। और राष्ट्रीय भूमिका चाहते हैं तो देखिए, राष्ट्रीय भूमिका किसी क्षेत्रीय दल की तभी हो सकती है जब उसकी लोकसभा सीटों की संख्या अच्छी खासी हो। तो तमिलनाडु में कुल मिलाकर पांडिचेरी को मिला दें 40 सीटें। 40 में से स्टालिन चाहेंगे कि मैक्सिमम जीते। उसके लिए पिछली बार जो कांग्रेस को दी थी जितनी सीटें, उतनी देने को तैयार नहीं है। तो अब ये विपक्षी एकता का हाल है कि कांग्रेस को जितनी सीटें 2019 में मिली थी DMK से, उतनी सीटें नहीं मिलने वाली। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बाकी सबसे अलग हटकर एक नया, मतलब एक वैचारिक आवरण देने की कोशिश की है अपने प्रयासों की। उन्होंने कहा समाजवाद को बढ़ावा देना चाहिए और समाजवाद के लिए उनकी अपनी परिकल्पना है। उसके आधार पर उन्होंने 2 बैठकें भी कर ली हैं। तो उनको लगता है कि इस मुद्दे को, और दूसरा उन्होंने एक गंभीर मुद्दा जो सचमुच विपक्षी दलों, खासतौर से जहां विपक्ष की सरकारें हैं, भाजपा विरोधी सरकारें हैं, वहाँ है राज्यपालों की भूमिका। उसको लेकर उनमें और पिनराई विजयन में बैठक हुई है
ये बैठक जो है और व्यापक होने वाली है। हालांकि बड़े आश्चर्य की बात है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होते हैं, परेशान वो भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जितने फूफा और बुआ जी हैं, इन सब का आपस में कोई तालमेल नहीं है, आपस में विश्वास नहीं है परस्पर। सबको लगता है कि ये अपना खेल खेल रहा है, हमारी पतंग काटना चाहता है। तो ऐसे में सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। वो केकड़े को देखा, कभी समुद्र किनारे बैठे हैं, एक केकड़ा जब पत्थर पर ऊपर चट्टान पर चढ़ता है, पीछे से 3-4 आते हैं, पकड़कर टांग खींच लेते हैं नीचे। और ये आप घंटों देखते रहिए, आपको घंटों ये दिखेगा दृश्य। वही हाल विपक्षी एकता का हो गया है। जो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, दूसरा टांग खींच लेता है। तो आप देखिए नीतीश कुमार की टांग कब खींची जाती है। इस समय हवा के घोड़े पर सवार है, उतरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सुशासन बाबू से एक दलित IAS अफसर के हत्यारे को, सज़ा पा चुके व्यक्ति को, माफिया को, डॉन को जेल से छुड़ाने का तमगा लेकर घूम रहे हैं नीतीश कुमार। ये है उनके सुशासन की दुर्दशा। तो कुल मिलाकर परिस्थिति ये बन रही है कि पहले तो आपस में एक दूसरे पर भरोसा हो, तब तो जनता भरोसा करने के बारे में सोचे। इसीलिए जनता इनसे बहुत दूर रहना चाहती है। उसकी मजबूरी है कि दूसरे नंबर पर किसी को वोट देना है हर राज्य में, तो इसलिए वोट दे देती है। लेकिन विश्वास जो है वो देखिए, चुनाव दर चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के 2-2 चुनाव देख लीजिए, 14 और 19 और 24 में भी आपको नतीजा इससे अलग नहीं देखने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए, ये राष्ट्रीय भूमिका की तलाश में घूम रहे राजनीति के फूफाओं और बुआ का क्या हश्र जनता करती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।